From the Islamabad studios of Bol Network, it's time for Jameel Farooqi on National Debate. गुड इवनिंग, वेलकम टू नेशनल डिबेट। धमाके की दहशत बामुकाबला डॉलर की वहशत। पाकिस्तान एक क्राइसिस से निकलता नहीं है, दूसरे में फंस जाता है। हम गुज़िश्ता चंद दिनों से मुसलसल विटनेस कर रहे हैं कि पाकिस्तानी की इकोनॉमी किस थ्रेशोल्ड से गुजर रही है। पाकिस्तान में रुपए की कदर गिर रही है, डॉलर की कदर अप हो रही है और हर गुजरते लम्हे के साथ रोज़ाना हमें यह देखने को मिल रहा है। और आज जो कुछ पेशावर के अंदर हुआ उसने कौम को मजीद इज़्तिराब में मुब्तला कर दिया है। मस्जिद के अंदर दौराने नमाज खुदकुश हमला हुआ, जिसके नतीजे में 44 से ज़ायद जानें ज़ाया हुई, 44 से ज़ायद नमाजी शहीद हुए, दर्जनों ज़ख्मी हुए। उसके बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ दोनों उस जगह पर पहुँचे, ज़ख्मियों की अयादत की। पाकिस्तान की तकरीबन तमाम सियासी लीडरशिप की जानिब से इसको कंडेम किया गया, अक़वाम आलम की जानिब से इसकी मजम्मत की गई और अफसोस का इजहार किया गया। लेकिन सवाल, मिलियन डॉलर क्वेश्चन, वो ये कि आखिर आज फिर दहशत गर्दी सर उठा रही है तो क्यों उठा रही है। आखिर हमें भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि हमें कहाँ कहाँ पर अपनी कमियों और कोताहियों को कम करना होगा। क्या पाकिस्तान को इस वक्त एक बड़े यानी ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर लड़ाई, धमा चौकड़ी, एहतजाज और अनरेस्ट या अनसर्टन कैफियत ने मुल्क को खुदा न ख्वास्ता आज इस नहज तक पहुंचा दिया है। क्या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी की डायरेक्शन दुरुस्त है? क्या पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में दोबारा वापस जा पाएगा? क्या पाकिस्तान डॉलर को कंट्रोल कर पाएगा? क्या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल अनसर्टनिटी है वो दुरुस्त सिमत की तरफ जा पाएगी? आज की नेशनल डिबेट में इसी पर बातचीत होगी। एजेंडा ऑन द नेट बात करने से पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। हैशटैग पॉलिटिकल क्राइसिस। मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा प्रोग्राम नेशनल डिबेट बोल न्यूज़ पर मुलाहिजा करते हैं और आज के हमारे मौजूद मेहमान नेशनल डिबेट में हमें ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरकर्दा सीनियर रहनुमा, वाइस चेयरमैन PTI जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब। मैं साबिक वज़ीर ख़ारजा और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को इस वन-ऑन-वन नेशनल डिबेट में खुशामदीद कहता हूँ। मखदूम साहब, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अचानक से दहशत गर्दी ने फिर से सर उठाना शुरू कर दिया है। आज अब तक की जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक तकरीबन 44 नमाजी शहीद हो चुके हैं, मुतअद्दिद ज़ख्मी हैं। पहले तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस दहशत गर्दी वाले मामले के ऊपर क्या राय रखती है, और दूसरा ये अचानक से जो सर उठाना शुरू कर दिया है इन वाकयात ने, आपको क्या लगता है कि इसकी क्या वजह हो सकती है? पहले तो मुझे बेहद सदमा है। पाकिस्तानी जाने की जाने एक इबादत गाह पर हमला किया गया और मैं इस हमले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। जिनके अजीज़ो कारब बच्चे बुजुर्ग शहीद हुए हैं इस वाक़े में, मैं उनके ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी और ताज़ियत करना चाहूँगा। देखिए, दहशत गर्दी वजह तौर पे आपने कहा कि फिर सर उठा रही है और पूरी कौम ने मिलकर इसका मुकाबला किया था और आज भी इसके लिए हम यकजा है। ये पाकिस्तान का मामला है, ये पाकिस्तानियों का मामला है, इस पर कोई दो आरा नहीं है। और हमने मिलकर, हमारी पुलिस हो, हमारी अफवाज हो, हमारी काउंटर टेररिज्म का डिपार्टमेंट हो, हमने भरपूर तरीके से उसके साथ खड़े होना है। लेकिन मुझे ये कहने की इजाज़त दीजिए कि जब से ये PDS की गवर्नमेंट आई है, इनकी तरजीहात मेरी नज़र में दुरुस्त नहीं है। इस वक्त जो चैलेंज है पाकिस्तान का, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो मईशत हो, इन्होंने पूरी तवज्जो उस पर नहीं दे रखी। इनके आज की पहली तरजीह इनकी सियासत है, रियासत नहीं है। इनकी तरजीह इनके अपने केसेस हैं, अपनी जोड़ तोड़ में लगे हुए हैं। अब देखिए, अफगानिस्तान कितना अहम पड़ोसी है हमारे वज़ीर ख़ारजा के पास। पूरी दुनिया में दौरे करने का वक्त है, जाने का, फिरने का। अफगानिस्तान काबुल से नहीं जा सके। सवाल है क्यों? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इतनी मेहनत जो हुई है
जानी कुर्बानी, माली कुर्बानी दी गई, और उसके बाद अगर इसके वाक़यात रूनुमा हों तो ये काबिल तशवीश। शाह साहब, ये तो मामला है हमारी फॉरेन पॉलिसी का, बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं। ज़ाहिर है आप एक अरसा मुख्तलिफ टेन्यूर्स में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा रहे, आपके पास डेफिनेटली एक ओपिनियन है और आपकी एक्सपर्टीज़ के ऊपर है। साथ साथ पाकिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठ रही हैं उनके ऊपर भी बात करना बनती है। फैसल करीम कुंडी साहब ने आज ये कहा है कि इमरान खान ने अपने अस्पताल में दहशत गर्दों को पनाह देकर उनका इलाज कराया और उनके जरिए अब मामलात हो रहे हैं। इसके ऊपर आप कैसे कमेंट करेंगे? अफसोसनाक बात है कि हम देखिए इस इशू पर हमारी एक बायपार्टिजन अप्रोच थी और रहनी चाहिए। अब कुंडी साहब या कोई उनकी जमात का कोई नुमाइंदा इस दहशतगर्दी का जिम्मेदार इमरान खान को ठहराए तो ये इनकी नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। भाई ये मुश्तरका चैलेंज है और हमने मिलकर इसका मुकाबला करना है। और आपको याद होगा जब पेशावर का APS का अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ, हम अपोजिशन में थे, हुकूमत वक्त हमारी नहीं थी, लेकिन हमने सब कुछ बलाए साथ रखते हुए इज़हार यकजहती किया था और जो नेशनल एक्शन प्लान था उस पर आगे बढ़ने का अज़्म किया था। अब ये एक ऐसा चैलेंज है जिस पर एक दूसरे को नीचा दिखाना मकसूद नहीं है, एक दूसरे पे उंगलियां उठाना मकसूद नहीं है। ये चैलेंज ऐसा है जो कि एक कौमी चैलेंज है, एक रीजनल इलाकाई चैलेंज है, एक ग्लोबल चैलेंज है। दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। जब भी ऐसे एलिमेंट्स को आपने आंख उनसे ओझल की, उनको मौका दिया, अगर आपने देखा कि एनार्की की सिचुएशन क्रिएट हुई तो उन्हें स्पेस मिलती है और उस स्पेस को महदूद करना हमारी मुश्तरका कोशिश होनी चाहिए, जिसमें हमें तावन दरकार है, हमें पड़ोसियों का तावन दरकार है। हमारे जितने पाकिस्तान के पड़ोसी हैं सभी, आपको याद होगा कि हमने कोशिश की थी कि अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करें और अफगानिस्तान के साथ साथ जितने जुड़े मुल्क हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक जिनके अफगानिस्तान से बॉर्डर जुड़ते हैं, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें। हमारी कोशिश थी कि रूस के साथ ताल्लुकात को भी पहले से ज्यादा हम मजबूत करें ताकि उनका भी इस रीजन में इंफ्लुएंस है। चीन है, उनके साथ आपको याद होगा कि हमने एक ट्राइलैटरल मैकेनिज्म शुरू किया था, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन, और हमने दीगर ममालिक के साथ हमने एक रीजनल एक फ्रेमवर्क बनाया था जिसमें आइडिया ये था कि अफगानिस्तान में और पूरे रीजन में अगर कई दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं तो हमने मिलकर पूरे रीजन में, पूरे इलाके में, पूरे हिस्से में एक दूसरे के साथ तावन कैसे करना है, इंटेलिजेंस शेयरिंग कैसे करनी है, एक दूसरे को महफूज कैसे करना है, ये हमारी अप्रोच होनी चाहिए। न कि इमरान खान ने ये कर दिया। इमरान खान का फोबिया, इमरान खान का खौफ इन पर इतना मंडला रहा है कि इनको हर अपनी नाकामी में इमरान खान दिखाई देता है। शाह साहब, अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर करने की बात डेफिनेटली ये हमें ज़हननशीन रखनी चाहिए और उसके ऊपर अमल भी होना चाहिए। विद इन द कंट्री जो अनरेस्ट की कैफियत है, जो टर्मोइल है, उससे कैसे आप और हमें नबरदाज़मा होना चाहिए? आप लोगों ने यानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर इंकशाफ किया कि उनके खुदा न ख्वास्ता कत्ल का जो प्लान सी है वो किसने बनाया है। उधर से 10 अरब रुपए हर जाने का नोटिस भिजवा दिया गया। तो ये भी तो विद इन द कंट्री एक टग ऑफ वॉर हो गई है दो बड़ी पार्टीज के दरमियान। पहली बात तो ये है कि मैंने पहले अर्ज किया कि ऑन द इशू ऑफ टेररिज्म हम सियासत से बालातर होकर सोच सकते हैं और हम इस पर हमारी जो तरजीह है वो सियासत है, सियासत नहीं है। हम इसे सियासत नहीं करना चाहेंगे, हरगिज़ नहीं करना चाहेंगे। और इस मामले में हम जितने हमारे नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने बड़ी कुर्बानी भी की है और बड़ी जिम्मेदाराना कार्रवाइयाँ भी की हैं, हम उनके साथ, हमारा कल भी उनके साथ तावन था और आइंदा भी रहेगा, क्योंकि ये लाजमी चैलेंज है।
اور اس کا ہمیں مل کر مقابلہ کرنا ہے. تو اس پر حکومت وقت کو چاہیے کہ ایک کمپریہنسو اسٹریٹجی بنائے. اب بتائیے ان کی ترجیحات میں سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے کتنی اس ایشو پر نشستیں کی ہیں, کتنی اس ایشو پر توجہ دی ہے. جب سے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا واقعہ نہیں ہوا, آج کا جو افسوسناک واقعہ ہے تو بالکل افسوسناک ہے, لیکن آپ دیکھیں یکے بعد دیگر بلوچستان میں واقعات ہوئے, خیبر پختونخوا میں ہوئے, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ نے ان کو وہ ترجیح نہیں دی جو دی جانی چاہیے تھی. ان کی توجہ پٹی رہی ہے, اور اس بڑے حساس مسئلے پر ان کی توجہ جس انداز سے ہونی چاہیے تھی مجھے دکھائی نہیں دے گی. ویری رائٹ. بٹ اگین اگر گورنر کے پی کے یہ بیان دیتے ہیں کہ انتخابات شاید, اور اسی طرح سے پنجاب کے اندر جو سچویشن ہے اس میں گورنر نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے, خاص طور پر کے پی اور پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے حوالے سے, اگر 90 دن کے اندر اعلان نہیں ہوتا یا آپ کو بدنیتی نظر آتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کا بطور رائٹ اپوزیشن, جو کہ پارلیمان کے اندر بھی نہیں ہے, باہر بیٹھی ہوئی ہے, کیا رد عمل ہوگا شاہ صاحب؟ فاروق صاحب, پہلی بات تو ہے کہ بدنیتی تو ہمیں واقعی دکھائی دیتی ہے. اچھا. اور آئین بڑا واضح ہے. آئین کہتا ہے کہ جب آئینی طریقے سے کوئی اسمبلی تحلیل کی جائے تو within 90 days, تو within 90 دن سے پہلے بھی ہو سکتا ہے, within 60 to 90 days, within 90 days جو ہے انتخابات لازم ہے. اور اگر اس سے کوئی ایک گھنٹہ بھی آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے وہ آئین شکنی ہوگی. اور آپ کے علم میں ہے کہ جب آپ آئین کو سبورٹ کرتے ہیں, جب آپ آئین شکنی کرتے ہیں تو ہمارا آئین کیا کہتا ہے, آرٹیکل 6 بڑی واضح ہے وہ کیا کہتی ہے. اب اس مسئلے کو ہم عدالت سے لے کر گئے ہیں, اور آج لاہور ہائی کورٹ میں اس پر تبادلہ خیال بھی ہوا, ہمارا کیس سنا گیا, اور جو ریمارکس دیے جج صاحبان نے وہ حوصلہ افزا تھے. مجھے لگتا ہے کہ میں نے ریمارکس ان کے تھوڑے سے سنے ہیں اس سے کہ ان کی ذہن میں کوئی ابہام نہیں ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل جو obligation ہے اس کے بارے میں ان کی ایک واضح سوچ موجود ہے, اور ان کی رائے میں لگتا ایسے ہے کہ وہ 90 دن کی جو آئینی مدت ہے اس سے غافل نہیں ہے. اب میری اطلاع کے مطابق غالباً اگلی نشست جو ہوگی, اب فل کورٹ کا فیصلہ ہوا ہے, اور جمعے کے روز میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گا, اور مجھے امید ہے کہ جلد اس کا فیصلہ آ جائے گا, اور حکومت کو نہ چاہتے ہوئے بھی 90 دن کے اندر انتخابات کرانا پڑیں گے. یہ آپ کی بھی پبلک کی بھی وش ہے, لیکن اگین آپ لوگوں کو تھوڑا آپ کے اندازے کے مطابق جو کانٹروورشل پوسٹنگ ہے خاص طور پر پنجاب کے اندر کیئر ٹیکر سی ایم کی, اس کے اوپر تحفظات ہیں, وہ اگر اپنی جگہ پر موجود رہتے ہیں پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے؟ ظاہر ہے اعتراض اپنی جگہ پر تھا, لیکن اگر وہ موجود رہتے ہیں پھر پہلی بات تو ہے کہ ہمارے آئین میں ایک بحث کے بعد ماضی کے تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا, وہ تھا ایک کیئر ٹیکر نیوٹرل انٹرم سیٹ اپ کا. اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اس کی ضرورت محسوس اس لیے ہوئی کہ بہت سے انتخابات ہوئے جس پر اعتراضات اٹھائے گئے, سوالیہ نشان اٹھے, جو جیتنے والا تھا اس نے نتیجے کو قبول کرنے سے جو ہارنے والا تھا اس نے نتیجے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا, اور جو جیتا ہوا تھا اس کو یہ شک و شبہ ہی رہا کہ واقعی میرا مینڈیٹ جو ہے وہ کتنا فعال ہے اور وہ درست بھی ہے کہ نہیں. اس کا حل تلاش کیا گیا مل بیٹھ کر, اور ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا ایک ارینجمنٹ جو ہے, ایک کانسیپٹ جو ہے اس کو پلیس کیا گیا. مقصد کیا تھا کہ ایسے لوگ جن کا کوئی ذاتی اپنا تعلق نہ ہو یا اپنا کانفلکٹ انٹرسٹ نہ بنتا ہو, ان کو چنا جائے مشاورت سے, قائد ایوان قائد اختلاف مل کے چنے, اور اگر فیصلہ نہ ہو تو الیکشن کمیشن اس کا فیصلہ کرے جیسے کہ ہوا. اور
मकसद ये था कि ऐसे लोगों को लाया जाए जिन पर सबको एतमाद हो। अब पंजाब में जो सेटअप लाया गया है उस पर तरीके साफ बन मना उस पर कह चुकी है कि हमारी रिजर्वेशन है। जिस तरीके से आप देखिए खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट को आप तरह एक मुलाहिजा कीजिए ना, आप एक एक नाम को देखें और उसका जरा बैकग्राउंड चेक करें तो आपको दिखाई क्या देगा कि वो सब वो लोग हैं, ये अक्सरियत उन लोगों की है जो कि तरीके साफ से मुखालिफ है और पब्लिक उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद है, उनका रवैया, उनकी अप्रोच। और पंजाब में भी आप देखें जो वज़ीर आला तायनात हैं, ज़ाती तौर पर तो मुझे उनका एहतराम है और हमारा एक यादल्ला भी है, सलाम दुआ भी रही है, लेकिन उनका जो एक एसोसिएशन है एक धड़े के साथ, एक जमात के साथ, उससे उनकी जो गैर जानबदारी है उसका एक सवालिया निशान उठता है। और फिर आप देखें आते साथ जो कुछ इक़दाम उठाए गए, जिस किस्म की तैनातियां की गई, मिसाल के तौर पे पंजाब में रिशफल हुआ, बिल्कुल होना चाहिए रिशफल करने का, लेकिन चुन चुन के अगर आप ऐसे लोग लगाएंगे जिनका के एक माजी बता रहा है कि उन्होंने तजावुज किया, कानून शिकनी की और 25 मई के जो वाक़यात उनमें उनके हाथ रंगे हुए हैं और उन्होंने कानून से बढ़कर कहते हैं ना मोर रिलीजियस एंड द पोप बनने की कोशिश की, तो वो आपके सामने है। अब चुन चुन कर जो तैनातियां की गई हैं, अगर आप लिस्ट उठा के देखिए, ये उन लोगों की है जिनसे बहुत से लोगों को इतराज उठ रहा है। क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन जो आज पंजाब में तैनात की गई है, क्या ये गैर जानबदार और फ्री और फेयर और क्रेडिबल इलेक्शन करवाने की सलाहियत इनमें है? करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे? और अगर पहले ही इंतखाबात की अभी सिलसिला शुरू नहीं हुआ, अभी तो शेड्यूल नहीं आया, उससे पहले ही लोग मुतरज हो रहे हैं, तो उन इंतखाबात के नताइज को तस्लीम कौन करेगा? बदकिस्मती से ये एक ऐसा बीज बो दिया गया जिससे कि एक तराजा खड़ा हो सकता है और उससे जो एक शासी इस्तेकाम हम बजरिया इलेक्शन हासिल करना चाहते हैं और वो सारी एक्सरसाइज जो है वो मुतासिर हो सकती है। इट कुड बी एन एक्सरसाइज इन फ्यूचरिटी और काश ऐसा न होता। आज जिम्मेदारी आईनी, सियासी, इखलाकी, कानूनी जिम्मेदारी है कि जो केयर टेकर अरेंजमेंट आ रहा है उसे ऐसा होना चाहिए जिस पर सबको एतमाद हो, और अगर नहीं होगा और वो अपने लोगों के जरिए वो नताइज को हासिल करने की कोशिश करेंगे या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेंगे, तो किसी के लिए सही नहीं है, मुल्क के लिए सही नहीं है और स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो इकोनॉमिक जो इस वक्त हम डाउन टर्न देख रहे हैं, जो एक माशी बहरान जन्म लेता हुआ देख रहे हैं, ये मजीद बढ़ जाएगा। तो बहुत जिम्मेदाराना सबूत देने की जरूरत है हुकूमत को भी और अफसरान को। ये बहुत बड़ा इम्तहान है, ये कड़ा इम्तहान है। और आज ख्याल है लोगों का आज के जमाने में, इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस इलेक्ट्रॉनिक जमाने में जो कोई चीजें छुप जाएंगी, नहीं छुप पाएंगी, हकायक पार आ जाएंगे। जब फोन उठा के कहेंगे फलां लोगों को लगा दो, फलां की तैनाती कर दो, तो वो दुरुस्त नहीं होगा। मेरी इत्तलात है, मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ मेरे ही जिले में कुछ तैनातियां हुई हैं PHA में डिपार्टमेंट है, और उसमें एक खास जमात के एक खास खानदान को नवाजा गया है। अगर ऐसा होगा तो इससे तो मामला बिगड़ेंगे ना भाई। ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, ऐसे कई मिसालें आ सकती हैं या आ जाएंगी और ये मुल्क के लिए तरस ना होगा। वेरी राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ मौजूद हैं। ख़वातीन हज़रात, एक ब्रेक का वक्त हो जाता है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो इंसानी हुकूक की पामाली है, फवाद चौधरी साहब हाल में उसका निशाना बने हैं, उनके ऊपर किस तरह से मेंटल टॉर्चर किया गया है, वो किस अज़ियत से गुजर रहे हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। एक ब्रेक के बाद
वेलकम बैक। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब इस 1-on-1 नेशनल डिबेट में हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक से पहले मैं सवाल छोड़कर गया था इंसानी हुकूक की पामालियों के हवाले से। फवाद चौधरी साहब को आज दोबारा जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया जेल, और ये अजीब अपनी नौयत का एक केस है। इससे पहले शहबाज गिल साहब के केस में देखा गया कि जुडिशल करके दोबारा से पुलिस ने इस्तदा की कि जिस्मानी रिमांड दिया जाए, और हद ये है कि वो कहते हैं कि 48 घंटे में से सिर्फ 2.5 घंटे मुझे सोने दिया गया है। सर शाह साहब, आपके कमेंट्स इसके ऊपर। देखिए, जैसे आप कह रहे थे कि ये अनोखी हरकतें हो रही हैं कि जब अदालत इस फैसला करके और एक साहब को जुडिशल रिमांड पे भेज, उस फैसले के बाद वो फैसला ओवरटर्न हो जाए और फिर जिस्मानी रिमांड दे दिया जाए, ये जरा आमतौर पर ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा होता है तो लोगों को ताज्जुब होता है और लोगों को फिक्र होती है कि इसकी जरूरत पेश क्यों आ रही है। अच्छा, अब कोई मरीज है, कोई कैदी है, कोई दवा पे है, किसी को कुछ हो सकता है, तो मेडिकल चेकअप की रिक्वायरमेंट क्यों रखी गई है? इसलिए रखी गई है ना कि लोगों को बेजा और बिना वजह किसी खतरे से बचाया जाए। अब आप किसी को सही रात तकाएंगे, सोने नहीं देंगे, जहनी अजियत देंगे, ये मुनासिब नहीं है। कार्रवाई है, केस है, आप कानूनी तरीके से इसलिए अगर कुछ किया है तो उसको आप ले जाए, कानूनी तरीके से साबित करें, और वो जवाब नहीं ठहरेगा, वो अपनी सफाई पेश करेगा। नहीं कर पाएगा तो उसका वो उसकी कीमत उठानी पड़ेगी। किस किस्म का जिसे कहते हैं ना, कस्टोडियल टॉर्चर, जहनी अजियत देना, फैमिली को परेशान करना, बच्चों की मुलाकात ना होना, मालूम ना होना कि कहाँ है, एक खबर चले कि जी इस्लामाबाद से रवाना हो गए, फिर खबर मिली कि यहाँ भी पहुंचे, तो ये इस किस्म की चीजें जो है ये मुनासिब नहीं है। और हम सभी गुजारिश कर रहे हैं अदलिया से कि उन्हें अपना किरदार अदा करना होगा। कौन है मुहाफिज? आम शहरी का मुहाफिज कौन हो सकता है? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट किसने करना है? शहरी के हकूक का दिफा किसने करना है? और कोई अगर कोई मुसाफिर होता है तो किस दरवाजे पे जाएगा? अदलिया। इसलिए हम गुजारिश करेंगे अपनी आला अदलिया से कि वो पाकिस्तान के शहरियों का, चाहे उनका किसी जमात से ताल्लुक हो, जर्नलिस्ट हो, शहरी हो, सिटीजन हो, उनके हकूक का प्रोटेक्शन, दिफा उन पर लाजिम है। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का वाहिद हल कबल अज़ वक्त या आम इंतखाबात जो अपने वक्त पर होंगे वो है। आप हालिया सेटअप से ये तवक्को करते हैं कि वो इंतखाबात में जाना चाहते हैं? शाह साहब, नहीं जाना चाहते भैया, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि नहीं जाना चाहते। पहले का दावा था कि हमें हुकूमत दे दी जाएगी तो हम मईशत को संभाल लेंगे, 6 महीने में दुरुस्त कर देंगे। फिर आपने देखा संभाले की कलाई खुल गई। लोगों ने क्या देखा? लोगों ने देखा कि जब से हुकूमत आई है महंगाई बढ़ गई है। 50 साल तारीख में सबसे ज्यादा इस वक्त आपका अपराध दिखाई दे रहा है। चाहे आप सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स को देखिए, चाहे आप CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को देखिए, नई हदों को छू रहा है। इस वक्त आप देखिए बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसे सनतें बंद हो रही है। आप देखें कि जो काश्तकार है वो परेशान, उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी बढ़ रही है, खाद हथियार नहीं है, गन्नम की फसल है, अगली बाहरिया फसलें काश्त होनी है, और अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर बहुत बड़ा चैलेंज है। जो आम शहरी है वो परेशान है कि उसका गुजारा नहीं हो रहा, और 35 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ा देनी, या 35 रुपए डीजल की कीमत बढ़ा देनी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा आपको अंदाजा हो सकता है। जिस तरह रुपया हमारा गिरा है, और जिस तरह आपने देखा कि 24 रुपए एक रात में रुपया जो है वो गिरा और डॉलर की कीमत चढ़ी, उसका इम्पैक्ट महंगाई पे क्या होगा, आम शहरी पे क्या होगा, मईशत पर क्या होगा, इससे आपको अंदाजा हो सकता है। इस वक्त की हुकूमत बिल्कुल बेबस दिखाई दे रही है, चाहे रेसिडेंसी का चैलेंज हो,
چاہے مہنگائی کو کنٹرول کرنا ہو، چاہے اکنامک ہو. آپ دیکھیں نا، صرف اس روپے کی گرنے سے آپ کا 4,000 ارب روپے کا آپ پر مزید ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ پڑ گیا. اب اس کو سروس جو کرنا ہے وہ کہاں سے کرنا ہے، وہ کون کرے گا؟ آپ شہری کرے گا نا، تو اس کی مزید بوجھ پڑے گا. تو اس وقت پاکستان کا شہری جو ہے مایوس ہو چکا ہے. جو اسکلڈ ہے، جو پڑھا لکھا ہے، وہ باہر راستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کو دیکھتا ہے کہ میرا یہاں تو مستقبل نہیں ہے، مجھے روزگار ملے گا، اور میں کیا کروں گا؟ انویسٹمنٹس نہیں ہو رہی. ان حالات میں ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تو حل رہا نہیں، نہ ہی ان کے پاس مینڈیٹ ہے. اچھا، تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ انتخابات کروائے جائے اور لوگوں کو انتخاب کرنے دیا جائے، اور جس پر وہ بھروسہ کرتے ہیں شفاف الیکشن کے ذریعے اس کو آگے دیا جائے، اور ان کو ایک واضح مینڈیٹ دیا جائے. جو بھی آئے اس کو ایک واضح مینڈیٹ دیں، تاکہ سمپل میجورٹی ہو یا 2/3 میجورٹی ہو ایٹ لیسٹ. نہیں بھائی جان، دیکھیے ایک واضح میجورٹی ہو تاکہ جو بھی حکومت وقت ہو اس نے اگر اکنامک ریسٹرکچرنگ کا پلان مرتب کرنا ہے تو وہ کر سکے، اس کو امپلیمنٹ کر سکے، اور ان کو آئے دن یہ نہ خدشہ رہے کہ جی فلاں حلیف ناراض ہو گیا، فلاں کولیشن پارٹنر بھاگ گیا، جو اقلیت ہے وہ اکثریت جو ہے وہ اقلیت پہ بدل گئی. اس وہم سے بالاتر ہو کر وہ اکنامک اصلاحات، معاشی اصلاحات پر آگے بڑھ سکے اور اکنامک ریسٹرکچرنگ کر سکیں اور ملک کو اس دلدل سے نکال سکے. ہم سمجھتے ہیں یہ ایک حل ہے. ایک حکومت جس کے پاس لوگوں کا اعتماد ہو، مینڈیٹ ہو، وہ آگے بڑھ پائے، تبھی ہم یہ تجویز دے رہے ہیں. یہ حکومتی سطح پر کوئی بیک روڈ مذاکرات ابھی بھی ہو رہے ہیں سر، یا بالکل ڈیڈ لاک کوئی گفتگو؟ نہیں بالکل. اچھا، اور اسٹیبلشمنٹ کے لیول پر بھی ایسا کچھ نہیں ہے؟ اور جی نہیں، بالکل نہیں ہے. اور وہ دیکھ رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ غافل نہیں ہیں. جو کچھ ملک کے حالات ہیں، جو کچھ لوگوں کے تاثرات ہیں، آپ ذرا لوگوں سے پوچھ لیجئے نا. آپ تو لوگوں سے آپ کا گہرا تعلق رہتا ہے، آپ لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ لوگوں سے رائے لیجئے تو لوگوں کی رائے آپ کو واضح ہو جائے گی کہ لوگ اس حکومت کو ذہنی طور پہ مسرت کر چکے ہیں. ایک خیال تھا کہ چلے ایک اور چال چلتے ہیں کہ ہم نے جو معیشت ٹھیک نہیں کی تو اپنی گرتی ہوئی ہم اس کہتے ہیں نا شہرت کو ہم ایک نیا فیکٹر انٹروڈیوس کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ واپس آئے، اور ان کے آنے سے جو پی ایم ایل این کی گرتی ہوئی ساکھ ہے وہ سنبھل پائے گی. لیکن آپ نے دیکھا جو ان کا لاہور میں استقبال ہوا مایوس کن تھا. لیکن شاہ صاحب قطع کلامی کی معذرت، میں ویسے ایسے انٹرپٹ کرتا نہیں ہوں، لیکن یہاں پر یہ سوال ضرور بنتا ہے کہ بہرحال وہ جس بھی حالت میں ہیں وہ پبلک میں آ رہی ہیں، اور اگر خدا نخواستہ چند دن مزید آپ کی لیڈرشپ پبلک میں نہیں نکلتی، اور خاص طور پر یہ جو مہنگائی کا نیریٹو ہے، جو ابھی انہوں نے پیٹرولیم پرائسز بڑھائی ہیں، ڈالر جو ہے تگڑا ہوا ہے، روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے، اس کے اوپر اگر آپ پبلک میں نہیں جاتے جمیل بھائی، آپ کے سپورٹ بینک کو یا ووٹ بینک کو خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو کس نے کہا ہے؟ جی آپ کو کس نے کہا ہے کہ ہم پبلک میں نہیں جا رہے؟ آپ ذرا مطالعہ کیجئے، آپ ذرا معلوم کیجئے. ہر شہر میں تقریباً پنجاب میں آپ دیکھیں، ہر شہر میں ہماری مہنگائی کے خلاف باقاعدہ ریلیز ہو رہی ہیں. جی، احتجاج ریکارڈ کروایا جا رہا ہے، کہیں بڑا، کہیں چھوٹا، کہیں درمیانہ، لیکن ہر جگہ تحریک انصاف عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے. جو آٹے کی لائنوں میں کھڑے ہیں، جو بجلی کے بل ہاتھ میں تھامے کھڑے ہیں، جن کے چولہوں میں گیس نہیں آ رہی، ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کر رہے ہیں. ہر شہر میں کر رہے ہیں، ہم گھر پہ نہیں بیٹھے. شاہ صاحب اظہار ہمدردی ہے، لیکن جو میرا پوائنٹ تھا کہنے کا وہ یہ تھا کہ خان صاحب بھلے ویڈیو لنک کے ذریعے ہی صحیح، لیکن بڑے جس طرح جلسے آپ لوگ منعقد کر رہے تھے، وہ اگر ویو شروع ہو جاتی ہے دوبارہ سے پنجاب کے اندر خاص طور پہ اور کے پی کے اندر، تو شاید اس کا امپیکٹ کچھ اور ہوگا جو حالات ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. جی آپ دیکھیں کہ ان قریب آپ دیکھیں گے کہ ہمارا پشاور میں
महंगाई पर एक बड़ा वाज़े आपको एहतजाज दिखाई देगा जिसका प्लान किया जा रहा है। इमरान खान बाहर निकल आए होते अगर उनकी सेहत और उनका उनकी जो हड्डी जुड़ रही है पूरी तौर पर मुकम्मल तौर पर अगर जुड़ चुकी होती, डॉक्टर्स ने देखा है, वो कहते हैं अभी थोड़ा सा वक्त मज़ीद चाहिए। माशाल्लाह बहुत बेहतरी हुई है, अब अपने कदमों पे खड़े हैं, चलते भी हैं, अब उनको वॉकर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन अभी भी खदशा ये है कि पूरी तरह वो मिल जाए, कहीं वो जोड़ खुल ना जाए, तो उसका थोड़ा सा वक्त दरकार है। और उन्होंने कहा है, वीडियो लिंक से भी खिताब करते हैं, आए दिन करते हैं, और उन्होंने कहा है कि जिस दिन मुझे डॉक्टर ने इजाज़त दे दी मैं आवाम में निकल आऊँगा, मैं लोगों के पास जाऊँगा, मैं लोगों की सुनूंगा और अपना मौक़िफ़ पेश करूँगा। राइट। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंटरनल मीटिंग्स के अंदर कहीं ये बात भी डिस्कस होती है कि दोनों असेंबलियाँ KPK और पंजाब दोनों असेंबलियाँ तहलील करने की बजाय अगर एक तहलील की जाती और एक को रखा जाता तो हालात यकसर मुख्तलिफ हो सकते थे? ज़ाहिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता होगा ना डिस्कशंस में। नहीं भैया, देखिए उसमें डिस्कशन हुई, बिल्कुल हुई कि उसके असेंबलियाँ तहलील न करें तो उसके फ़वाइद क्या हैं जी। असेंबलियाँ अगर तहलील होती हैं तो उसका हम पर बोझ क्या आएगा? यकीनन आता है, आएगा। आपके इल्म में है कि हमारे यहाँ कौन कुर्सी छोड़ता है, लोग तो चिपके रहते हैं। हमने तो खुद 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। क्यों दी है? सवाल ये है और कुर्बानी इसलिए दी है कि हम वाक़तन समझते हैं कि एक आइनी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए, आइन को सामने रखते हुए हमने देखा कि ये ऑप्शन मौजूद है। हाँ, अब कोई आइन से मुबर्रा कोई कदम उठा ले, कोई आइन को सबवर्ट कर दे, आइन की वायलेशन करे, वो और चीज़ है, लेकिन कानून और कायदे के मुताबिक हमने जो कदम उठाया, हम नहीं समझते कि जो आने वाले दिनों में जो लोगों पे बोझ पड़ने वाला है हम उसका हिस्सा बने। हम नहीं समझते। देखिए, पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमतें, मरकज़ में हमारी सुनवाई नहीं है। हमारे जब ये बारिशों का नुकसान हुआ तो ना खैबर पख्तूनख्वा की सुनी गई, ना पंजाब को कोई पैसा मिला। आपने देखा कि हमारे जो ड्यूज़ थे, जो फाइनेंशियल शेयर हमें मिलना था नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के मुताबिक, वो भी नहीं दिया गया। अरब रुपए हमारे जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के हाइडल नेट प्रॉफिट्स के रोके गए हैं, पंजाब के पैसे रोके गए हैं, हमारी डेवलपमेंट मुतासर हुई है, हमारी पूरी हुकूमत मुतासर हुई है। और आप देखें, बलूचिस्तान में तो हमारी हुकूमत नहीं है, लेकिन आपने देखा कि बलूचिस्तान की हुकूमत ने एक फेडरल गवर्नमेंट को SOS मैसेज भेजा है कि हम तो तनख्वाहें देने की भी पोजीशन में नहीं है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे जो है जो उनका शेयर बनता था, जो बजट के मुताबिक उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं दे पा रहे। अब फेडरल गवर्नमेंट अगर अपनी टैक्स कलेक्शन में नाकाम हुई है तो ये सूपों का कसूर तो नहीं है ना। और अगर वो उस नाकामी को छुपाने के लिए अपनी टैक्स कलेक्शन ना होने की वजह से और रुपये की डिवैल्यूएशन की वजह से मज़ीद वो लोगों का कचूमर कर रही है, डीजल और तेल की कीमतें बढ़ाकर बिजली के रेट अब रिवाइज होंगे। गैस का सुन रहे हैं कि गैस का सिर्फ रेट रिवाइज नहीं होगा, टैरिफ रिवाइज नहीं होगा, लेकिन जुलाई से होगा, बैक डेटेड। और जुलाई से लेके अब ये जनवरी तक का जो बैकलॉग है, जब वो लोगों पे आएगा तो लोग तो पहले पिसे हुए हैं, मजीद क्या बर्दाश्त करेंगे। शाह साहब, खान साहब ही कंटेस्ट करेंगे एज ए सिंगल कैंडिडेट बाईपोल्स में? देखिए, कल इस पे तबादला ख्याल हुआ कि खान साहब को कंटेस्ट करना चाहिए। आज भी हमने उसको डिस्कस किया है कि कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इस पे गुफ्तगू हमारी जारी है और एक आध दिन में मज़ीद उसकी वजाहत सामने आ जाएगी। शाह साहब, IMF का वफ्द आ रहा है पाकिस्तान और वो कहते हैं ना देर आयद, पता नहीं है दुरुस्त आयद है या नहीं है, बहरहाल देर तो हो गई है इसमें। आपको लगता है कि कुछ मुश्किलात में कमी आएगी आवाम की या मजीद महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशनरी रेट्स मजीद बढ़ेंगे? एक नए महंगाई के तूफान के लिए तैयार हो जाएं।
अच्छा, आवाम को हम कुछ अरसे से वार्न कर रहे थे कि इनके पास कोई प्लान नहीं है। अब ये बताएं, हम नहीं, मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं जो वज़ीर ख़जाना थे इस हुकूमत के, उन्होंने कहा कि भाई इसहाक डार साहब ने किया क्या है? अगर यही कुछ करना था जो अब वो कर रही हैं जी, तो फिर मुझे हटाया क्यों? जैसे पहले कहते ना मुझे निकाला क्यों, वो कहते मुझे हटाया क्यों? तो आज वही IMF की अगर आपने कंडीशनैलिटीज माननी है, जिस पे कि डार साहब कह रहे हैं कि मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, मैं मौसर तरीके से बात करूंगा, मुझे आंखों में आंखें डालकर बात करने का तरीका आता है, तो फिर वो सब कुछ क्या हुआ? वो ढेर हो गए ना। तो उनकी अपनी सफ़ों में आज इकोनॉमिक हैंडलिंग पर या मिस हैंडलिंग पर बहुत गुफ्तगू हो रही है। एब्सोल्युटली राइट। शाह महमूद कुरैशी साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर ख़ारजा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हमारे साथ आज एक्सक्लूसिवली मौजूद थे। कह कर गए हैं कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस का जो वाहिद हल है वो आम इंतख़ाबात हैं, और चाहे वो कबल उस वक्त आम इंतख़ाबात हों या आम इंतख़ाबात हों, और अगर इसमें देर करती है हुकूमत तो हालात ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। और इसहाक डार से मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि उनको लाना और मिफ्ता इस्माइल को निकालना और उसके बावजूद हालात का इस डिगर तक पहुँचना, ये इंडिकेशन है कि आने वाले दिनों में महंगाई मज़ीद बढ़ेगी। आज की नेशनल डिबेट से इतना ही। जमील फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।